Welcome students. I am Avinash Sharma from Career Infinity Classes. So today we will start another sensory organ that is ear यानी कान के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. तो देखिए ईयर को हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ आउटर ईयर, सेकेंड वन इज़ मिडिल ईयर एंड थर्ड वन इज़ इनर ईयर या इंटरनल ईयर. तो कान को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर. क्लियर. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ईयर की आउटलाइंस के बारे में ताकि आपको पता चले. देखिए आउटर ईयर में 2 भाग होते हैं. दिस वन इज़ ईयर पिन्ना, दिस वन इज़ ईयर पिन्ना. और ईयर पिन्ना का काम क्या होता है? साउंड वेव को चारों तरफ से रिसीव करना. अपने एटमॉस्फेयर में चारों तरफ से जो साउंड वेव्स आ रही हैं उसको रिसीव करता है. और ये फनल शेप होता है. फनल का मतलब एक तरफ चौड़ा है और देखिए दूसरी तरफ सकरा है. ठीक है. अब आगे देखिए बच्चों, ये एक कैनाल है. इस कैनाल को बोला गया है ईयर कैनाल. और ईयर कैनाल इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस. एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस इट इज़ गिवन इन एनसीईआरटी. ओके. देखिए ये कुछ हड्डियाँ होती हैं, ये हड्डियाँ इनको प्रोटेक्ट करती हैं. जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन. और भी बोन होती हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ. ठीक है. तो आउटर ईयर में कितने पार्ट हैं? 2. फर्स्ट वन इज़ ईयर पिन्ना, सेकेंड वन इज़ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस या ईयर कैनाल. फिर हम देखते हैं मिडिल ईयर. मिडिल ईयर में एक्चुअली में इसमें भी 2 पार्ट को हमको स्टडी करना है. पहले तो ईयर ऑसिकल. ईयर ऑसिकल क्या होता है? ईयर ऑसिकल कान की छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं. बॉडी में जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसका नाम है स्टैपीज़. तो ये यहाँ पाई जाती है. इसका फार्मूला है मिस, MIS. फर्स्ट बोन इज़ मैलियस, सेकेंड बोन इज़ इनकस, थर्ड बोन इज़ स्टैपीज़. इसके बारे में डिटेल में भी और पढ़ेंगे. आप ये देख पा रहे हो ये कान का पर्दा है, ये कान का पर्दा है यानी ईयर ड्रम एक्सटर्नल ईयर से मिडिल ईयर को सेपरेट कर रहा है. एक्सटर्नल ईयर से मिडिल ईयर को सेपरेट कर रहा है. दिस वन इज़ नोन एज ईयर ड्रम या कान का पर्दा. एनसीईआरटी ने इसी को लिखा है टिम्पैनम. ठीक है. ये देखिए मैलियस है, दिस वन इज़ इनकस एंड दिस वन इज़ स्टेपीज. स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी एज वेल एज स्मॉलेस्ट ईयर बोन इज़, बताइए, स्टेपीज. स्टेपीज. गुड. बिकॉज एस फॉर स्मॉलेस्ट, एस फॉर स्टेपीज. ठीक है, याद रहेगा. फिर आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक ट्यूब निकली हुई है मिडिल ईयर से. मिडिल ईयर से एक ट्यूब निकली हुई है और ये ट्यूब कहाँ पर जाती है? ये ट्यूब ओपन होती है फेरिंग्स में. ओपन होती है फेरिंग्स में, ग्रसनी में. ओपन इन फेरिंग्स. ठीक है. और इस ट्यूब का काम क्या होता है? इस ट्यूब का काम होता है कान के दोनों तरफ के, कान के पर्दे के दोनों तरफ का प्रेशर इक्वलाइज करना. कान के पर्दे के दोनों तरफ मतलब आउटर साइड एज वेल एज इनर साइड, दोनों तरफ का प्रेशर इक्वलाइज करना. ठीक है ना. क्लियर. तो मिडिल ईयर को फेरिंग से किसने जोड़ा? यूस्टैकियन ट्यूब. यूस्टैकियन ट्यूब. क्लियर. आगे चलते हैं. इनर ईयर में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इनर ईयर में हमें 2 भाग पढ़ने पड़ेंगे. ठीक है. आपको पढ़ना पड़ेगा वेस्टिबुलर अपरेटस. वेस्टिबुलर अपरेटस एक तो पढ़ना पड़ेगा वेस्टिबुलर अपरेटस और दूसरा पढ़ना पड़ेगा कॉक्लिया. तो आप बोलेंगे सर ये सेमी सर्कुलर कैनाल, वो इसी का पार्ट है. एक्चुअली आगे चल के आप देखोगे तो इसमें 2 भाग होते हैं. 2 भाग होते हैं. एक को तो सेमी सर्कुलर कैनाल बोलते हैं और एक को बोलते हैं ऑटोलिथ. 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 क्लियर. या ऑटोलिथिक एपरेटस भी बोलते हैं. क्लियर. ये आगे चल के डिटेल में हम लोगों को समझ में आ जाएगा. अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल में और हम लोग इसके एनाटमी को देखेंगे, फिर फिजियोलॉजी को देखेंगे. क्लियर. सो ह्यूमन ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. कितने भाग हैं इसमें? 3. एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड थर्ड वन इज इंटरनल ईयर या इनर ईयर. देखिए एक्सटर्नल ईयर में मैंने आपको बताया 2 चीज़ें हमें पढ़नी है. द फर्स्ट वन इज ईयर पिन्ना. ईयर पिन्ना. सेकेंड वन इज एक्सटर्नल ऑडिटरी
मीएटस, इसको हम लोग शॉर्ट में EAM भी कह सकते हैं, और इसी को बोलते हैं ईयर कैनाल, ईयर कैनाल। मिडिल ईयर में पाई जाती है ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स, ये टीनी बोन होती है, इनको बोलते हैं ईयर ऑसिकल, बहुत छोटी छोटी बोन होती है। कितनी बोन होती है? 3। फार्मूला क्या है? मेस, मैलियस, इनकस, स्टेपीज। M फॉर मैलियस, I फॉर इनकस और S फॉर स्टेपीज, S फॉर स्टेपीज। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो पार्टीशन होता है वो क्या होता है? इन दोनों के बीच में जो पार्टीशन था वो था कान का पर्दा, यानी ईयर ड्रम, ईयर ड्रम। तो बताइए, एक्सटर्नल ईयर जो होता है, ठीक है, और मिडिल ईयर के बीच में क्या होता है? ईयर ड्रम, ईयर ड्रम या टिम्पैनम पाया जाता है। अब आगे देखते हैं, इनर ईयर में 2 भाग होंगे, एक को बोलते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस, अभी आपको बताया था वेस्टिबुलर एपरेटस, और इसमें भी 2 भाग होते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल और ऑटोलिथ, ऑटोलिथ। और दूसरा भाग होता है कॉक्लिया, सेकेंड पार्ट इज कॉक्लिया। ठीक है, और इनके और इनके बीच में क्या होती हैं? 2 चीज़ें पाई जाती हैं जो इसको सेपरेट करेंगी, 2 चीज़ें पाई जाती हैं जो इनको सेपरेट करेंगी। देखिए, एक होता है ओवल विंडो, ओवल विंडो, और एक होता है राउंड विंडो, ओवल विंडो एंड राउंड विंडो। क्लियर? तो बताइए, ह्यूमन ईयर को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 3 भागों में। पहला एक्सटर्नल ईयर, दूसरा मिडिल ईयर, तीसरा इनर या इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में हमें कितनी चीज़ें पढ़नी है? 2, ईयर पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। मिडिल ईयर में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? ईयर ऑसिकल। ठीक है, ईयर ऑसिकल, और साथ में हमें पढ़ना है, याद करिए, ईयर ऑसिकल के अलावा एक और चीज़ पढ़नी थी, यूस्टेकियन टिब्यूल। यूस्टेकियन टिब्यूल। क्लियर? इनर ईयर में हमें पढ़ना पड़ेगा 2 चीज़ें, सबसे पहला वेस्टिबुलर एपरेटस, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड ऑटोलिथ, और सेकंड पार्ट होता है कॉक्लिया, कॉक्लिया। क्लियर? अच्छा, ईयर के वैसे तो 2 प्राइमरी काम हैं। पहला काम होता है बैलेंसिंग, पहला काम होता है बैलेंसिंग, और दूसरा काम होता है सेकेंडरी काम हियरिंग, दूसरा काम होता है हियरिंग। ठीक है, एक आपको आइडिया दे दूं, प्राइमरी काम ये कंट्रोल करता है और सेकेंडरी काम ये कंट्रोल करता है, यानी प्राइमरी रोल यानी बैलेंसिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ वेस्टिबुलर एपरेटस, वाइल हियरिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ कॉक्लिया, हियरिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ कॉक्लिया। आइए एक एक पार्ट्स को पहले हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद NCERT से पढ़ते हैं, एक एक चीज़ हम क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग एक आउटर ईयर या एक्सटर्नल ईयर को पढ़ते हैं। इसमें कितने भाग थे? 2। सबसे पहला होता है ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना। देखिए, ईयर पिन्ना किसका बना होता है? इलास्टिक कार्टिलेज का, इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, इसीलिए तो देखिए कान को ऐसे मोड़ा गया और वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। ईयर पिन्ना इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, और ये कैसा होता है? फनल शेप। आप देख रहे हो, एक तरफ से चौड़ा है और दूसरी तरफ से सकरा है, तो ये होता है फनल शेप, फनल शेप। ठीक है, मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, फनल शेप होता है, रिसीव्स साउंड वेव, ये रिसीव्स साउंड वेव, ये साउंड वेव को रिसीव करता है, साउंड वेव को रिसीव करता है। ठीक है, चारों तरफ से साउंड वेव को रिसीव करता है। हमारे ईयर पिन्ना में जो मसल होती है वो वेस्टिजियल होती है, हमारे ईयर पिन्ना में जो मसल्स होती है वो वेस्टिजियल होती है, लेकिन बाकी डॉग वगैरह में देखा होगा, बाकी मैमल्स में फंक्शनल होती है। सो दे हैव एबिलिटी टू मूव द ईयर पिन्ना, बट वी हैव नो एबिलिटी टू मूव इट, यानी कि हमारे पास ये वेस्टिजियल है तो हमारे पास कोई एबिलिटी नहीं है कि हम इसको मूव कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं, ईयर कैनाल, इसको अभी अभी बोला था, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। ये एक ट्यूब की तरह होती है, ये एक तरफ तो जुड़ी हुई है ईयर पिन्ना से, और दूसरी तरफ देखिए किस पर जाके एंड हो गई? ये एंड हो गई है ईयर ड्रम से, ईयर ड्रम पर जाकर के एंड हो गई है। ईयर ड्रम इज ऑल्सो नोन एज टिम्पैनम, ईयर ड्रम इज ऑल्सो नोन एज टिम्पैनम।
अच्छा, चाहे ईयर पिन्ना हो या फिर ईयर कैनाल हो, दोनों पे स्किन मड़ी होती है, स्किन लैमिनेटेड होती है, यानी देयर इज़ लैमिनेशन ऑफ स्किन। और स्किन पे क्या पाए जाएंगे, हेयर पाए जाएंगे, तो इस पर हेयर भी होता है। और क्या पाई जाएंगी, ग्लैंड पाई जाएंगी। तो यहाँ पर जो ये वाला होता है ना, यहाँ पर ग्लैंड पाई जाती है दो तरह की, एक स्वेट ग्लैंड और एक सीबेसियस यानी ऑयल ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड तो जानते हो हर एक स्किन पे होती है, लेकिन सीबेसियस ग्लैंड यहाँ पाई जाती है, जिसको वैक्स ग्लैंड भी कहते हैं, वैक्स ग्लैंड या सेरुमिनस ग्लैंड। सेरुमिनस ग्लैंड ये क्या निकालती है, निकालती वैक्स। वैक्स का काम क्या है, वैक्स का काम होता है कि जो भी डस्ट पार्टिकल आ रहा है उसको ये कैप्चर कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, ताकि वो अंदर डस्ट ना जा पाए। याद रखिएगा। तो एक तो होता है डस्ट पार्टिकल को कैप्चर कर लेना, और ये एक बैड स्मेल भी प्रोड्यूस करता है। इस बैड स्मेल से जो फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज़ हैं, ये सब उस स्मेल के इस स्मेल से रिपेल होते हैं, यानी दिस स्मेल रिपेल्स द फ्लाइज एंड मॉस्किटो सो दैट देयर इज़ नो एंट्री ऑफ दीज काइंड ऑफ एनिमल्स इन अवर ईयर। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई यहाँ तक। तो आइए पहले हम लोग इतना एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको मिडिल ईयर पढ़ाऊँगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, द ईयर परफॉर्मिंग टू सेंसरी फंक्शन। ईयर के दो फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन था मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस, यानी बॉडी को संतुलित करना, ये प्राइमरी फंक्शन था। और सेकेंडरी फंक्शन था हियरिंग। एनाटॉमिकली ईयर को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, आउटर या एक्सटर्नल ईयर, मिडिल और फिर इनर ईयर। मैंने इमेज में आपको बताया था। आउटर ईयर जो होता है, इसमें होता है ईयर पिन्ना, और ईयर पिन्ना के साथ साथ मसल भी होती है जो हम लोग में वेस्टिजियल होती है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस को ईयर कैनाल भी बोलते थे, अभी आपने फिगर में देखा। ईयर पिन्ना जो होता है, इसका काम होता है साउंड वाइब्रेशंस को एयर से रिसीव करना। ठीक है, साउंड वाइब्रेशन को एयर से रिसीव कर लेना। द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस अंदर की तरफ फैली हुई है। कहाँ तक फैली हुई है, ईयर ड्रम इज ऑल्सो नोन एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या टिम्पैनम। मैंने अभी क्या बताया था, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और वैक्स सिक्रीटिंग सीबेसियस ग्लैंड होती है। नाम क्या था, सेरुमिनस ग्लैंड। ठीक है, ये पाई जाती है इन द स्किन ऑफ पिन्ना एंड मीटस। तो पिन्ना और मीटस दोनों जगह पर पाई जाती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ पहले, फिर आगे हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। अब मैं पहले आपको बता लूँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और मिडिल ईयर के बारे में। तो आइए हम लोग दोबारा देखते हैं इसको। ईयर ड्रम को हम लोग ने बोला था टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अच्छा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो ये बाहर वाला हिस्सा है, पहले तो एक क्वेश्चन समझिए, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसके कितने फेस हैं, दो फेस हैं, एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है। ये किस तरफ है, बाहर। ये वाला किधर है, अंदर की तरफ। तो देखिए दो फेस होते हैं। ये वाला फेस जो होता है किससे कवर्ड होता है, स्किन द्वारा कवर्ड है। और ये वाला फेस जो है किससे कवर्ड होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से। तो म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड होता है। याद रखिएगा, क्लियर हो गई बात। और ये इलास्टिक होता है इसीलिए काफ़ी तेज़ी से वाइब्रेट करता है। ठीक है, अब हम लोग मिडिल ईयर में देखते हैं। मिडिल ईयर में कितने ईयर ऑसिकल होते हैं, 3। फार्मूला क्या था, मैलियस इनकस स्टेपीज, यानी मैलियस इनकस स्टेपीज। ठीक है, इन हड्डियों के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ। देखिए, ये है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये दिख रहा होगा आपको, ये पिंक कलर की मेम्ब्रेन है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी ईयर ड्रम किससे जुड़ा हुआ है, मैलियस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैलियस का हेड किधर होता है, मैलियस का हेड इस तरफ है, देखिए। और ये मैलियस का हेड हो गया, और ये मैलियस का मैनुब्रियम यानी फूट, ये उसका फूट है। तो हेड किसके कांटेक्ट में होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इनकस के। जबकि उसका फूट किसके कांटेक्ट में होता है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के। और इसका शेप कैसे होता है, हैमर शेप। इसका शेप होता है हैमर शेप, ऐसे देखो, हैमर शेप होता है, जैसे कोई हैमर है ना, उस शेप का होता है। तो ये होती है हैमर शेप। और ये कान की सबसे बड़ी हड्डी है। देखिए, कान की सबसे बड़ी हड्डी होती है मैलियस का हेड इनकस की तरफ होता है, और फूट यानी मैनुब्रियम ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे टिका होता है। सेकंड हड्डी है इनकस होता है एनविल शेप। एनविल को हिंदी में बोलते हैं निहाई। अब ये निहाई क्या होता है, देखो ये रहा हथौड़ा। अब कोई लोहे का पीस है, उसको आप जहाँ पे रख के पीटोगे, जहाँ पे रख के उसको शेप प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो एपरेटस है इसको बोलते हैं निहाई या एनविल। तो दिस इज एनविल,
तो याद रखिएगा, हथौड़ा ये रहा, और जिस पर रख के उसको शेप देते हैं या पीटते हैं या मोड़ते हैं उसको बोलते हैं एनविल। तो दोनों का शेप ये समझ में आ गया। देखिए ये निकला हुआ है, ये देखिए ये निकला हुआ है, ठीक है। ये इसका बेस है, देखिए ये इसका बेस है, ठीक है, ये इसका बेस है। क्लियर हो गई बात। और थर्ड जो होती है स्टेपीज, स्टेपीज होती है स्ट्रिप से, स्ट्रिप से। स्ट्रिप क्या होता है? घोड़े की रकाब, घोड़े की रकाब। अब घोड़े की रकाब देखिए इसमें दिखाया गया है। रकाब क्या होता है? ये देखिए, जिस पर पैर रख करके व्यक्ति चढ़ता है, जिस पर पैर रख करके व्यक्ति चढ़ता है वैसी होती है। आप देखो, ये देखिए ये वाला पोर्शन देखिए, ये है, ये बॉटम देखिए, ये है, ये बॉटम देखिए, ये है। और ये आगे इस तरफ किधर जुड़ा होगा? ये जुड़ा होता है ओवल विंडो से। अब ये ओवल विंडो क्या होता है? ओवल विंडो जो होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कहाँ पाया जाता है। तो ओवल विंडो, राउंड विंडो, दो विंडो अभी आपको बताए थे, तो ये ओवल विंडो से जुड़ा हुआ है। क्या समझ में आया? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिमेन इन द कॉन्टैक्ट ऑफ फूट ऑफ मैलियस, ठीक है, जबकि हेड ऑफ मैलियस रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ इनकस, और इनकस स्टेपीज के कॉन्टैक्ट में होती है, ठीक है। स्टेपीज स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी एंड स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ईयर होती है, जबकि ईयर की सबसे बड़ी बोन क्या होती है? मैलियस। मैलियस सबका शेप याद हो गया आपको, ठीक है। और ये मैलियस किसके कॉन्टैक्ट में है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम। जबकि स्टेपीज किसके कॉन्टैक्ट में है? ओवल विंडो। ओवल विंडो को फेनेस्ट्रा ओवेलिस भी बोलते हैं, फेनेस्ट्रा ओवेलिस, ठीक है। आइए एक बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है। मैलियस और इनकस और स्टेपीज तीन हड्डियाँ होती हैं, तीनों को मिला के ईयर ऑसिकल बोलते हैं, और ये प्रेजेंट होती है मिडिल ईयर में। मैलियस जो होती है वो इनकस से जुड़ी रहती है, कैसे जॉइंट से? हिंज जॉइंट। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी IMP। फिर आगे देखिए, और मैलियस किससे जुड़ी हुई थी? मैलियस जुड़ी थी ईयर ड्रम से, फ्रॉम विच द वाइब्रेशन ऑफ साउंड प्रेशर मोशन इज पास्ट, जहाँ से वाइब्रेशंस ऑफ साउंड अंदर पास होते हैं। इनकस जो थी वो दोनों हड्डियों के कांटेक्ट में होती है, यानी मैलियस के भी कांटेक्ट में थी, और आप देख रहे थे स्टेपीज के भी कांटेक्ट में थी। स्टेपीज जो था वो इनकस से कैसे जुड़ा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वेरी वेरी IMP, वेरी वेरी IMP, ठीक है। और ये अटैच होता है एक मेम्ब्रेन से, नाम क्या अभी बताया? फेनेस्ट्रा ओवेलिस, फेनेस्ट्रा ओवेलिस, ठीक है। ये ओपनिंग होती है बिटवीन द मिडिल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर के बीच की ओपनिंग होती है। और वेस्टिब्यूल ऑफ द इनर ईयर, देखिए मिडिल ईयर और वेस्टिब्यूल ऑफ इनर ईयर के बीच की ओपनिंग है। क्लियर? तो ये बातें भी समझ में आ गई। क्लियर? अब आइए थोड़ा और हम लोग देखते हैं यूस्टेकियन ट्यूब के बारे में, यूस्टेकियन ट्यूब के बारे में। अब देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था यूस्टेकियन ट्यूब, ये भी मिडिल ईयर का ही पार्ट है। यूस्टेकियन ट्यूब एक तरफ तो मिडिल ईयर से जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कहाँ से जुड़ा होता है? फेरिंग्स से, फेरिंग्स से। और इसका काम क्या है? इसका काम है कान के दोनों तरफ का प्रेशर इक्वलाइज कर देना। सपोज़ अगर कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो हम अचानक से चौंक जाते हैं, क्योंकि इतनी हाई इंटेंसिटी की साउंड होती है। कभी कभार तो कान का पर्दा फट भी सकता है, लेकिन ऐसा यूजुअली नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब कभी भी बहुत तेज़ी से साउंड आती है हाई इंटेंसिटी की, तो यहाँ पर जो यूस्टेकियन ट्यूब है ये कुछ एयर को पास कर देता है, कुछ वाइब्रेशन को फेरिंग से पास कर देता है, और ये हवा निकल जाती है फेरिंग से होते हुए। इसीलिए कान का पर्दा यूजुअली नहीं फटता है, ठीक है। यूस्टेकियन ट्यूब का काम क्या है? यूस्टेकियन ट्यूब कनेक्ट्स द मिडिल ईयर टू द फेरिंग्स, ठीक है। और ये कान के दोनों तरफ का, कान के पर्दे के दोनों तरफ का प्रेशर इक्वलाइज करता है, ठीक है। आइए NCERT से इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए मैंने बताया था आपको, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी ईयर ड्रम इज़ कम्पोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और स्किन से ढका रहता है आउटर साइड पे। मैंने आपको बताया था, आप वीडियो लेक्चर दोबारा देखिएगा। और दूसरी तरफ जुड़ा हुआ है किससे? दूसरी तरफ जो है वो पाई जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन। एक तरफ स्किन द्वारा ढका हुआ है और दूसरी तरफ वो ढका हुआ था म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा। मिडिल ईयर के अंदर 3 ईयर ऑसिकल्स यानी टीनी बोन पाई जाती है, मैलियस, इनकस, स्टेपीज, हैमर शेप, एनविल शेप, स्ट्रिप शेप, ठीक है, विच आर अटैच टू वन अनदर इन द चेन लाइक फैशन, चेन लाइक फैशन, याद रखिएगा। क्लियर? और इनके बीच कौन सी ज्वाइंट? हिंज ज्वाइंट। इनके और इनके बीच कौन सी ज्वाइंट? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, अभी बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैलियस इज अटैच टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन
मैलियस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच थी और स्टेपीज अटैच होती है ओवल विंडो से। ओवल विंडो का दूसरा नाम फेनेस्ट्रा ओवैलिस। फेनेस्ट्रा ओवैलिस याद करिए बच्चों, फेनेस्ट्रा ओवैलिस। ठीक है, फिर क्या लिखा है, द ईयर ऑसिकल। ईयर ऑसिकल का काम होता है साउंड वेव के ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी को बढ़ा देना, ताकि वो तेज़ी से एक्सटर्नल ईयर से रिसीव करे और इंटरनल ईयर को सप्लाई कर दे, वाइब्रेशंस को इंटरनल ईयर को सप्लाई कर दे। और यूस्टेकियन ट्यूब का काम होता है मिडिल ईयर की कैविटी से फेरिंग्स को जोड़ देना। यूस्टेकियन ट्यूब हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम, यानी कान के पर्दे के दोनों तरफ का प्रेशर इक्वलाइज करता है। ठीक है ना, इक्वलाइज करता है। आइए इनर ईयर पे चलते हैं, तो मैं आपको बता दूं इसके बारे में। पहले एक रफ फिगर देखिए। ये जो होता है एक, इसको गोले की तरह समझिए। मान लीजिए ये गोला है कोई बड़ा सा, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ। ये बोनी चेन का बना होता है, ये बोनी चैनल का बना होता है, बोनी चैनल्स, यानी बहुत सारी हड्डियों के मिलने से बना होता है। एंड दिस इज़ नोन एज बोनी लैब्रिंथ। दिस इज़ नोन एज बोनी लैब्रिंथ, यानी इनर ईयर सबसे पहले बोनी चैनल से घिरा होता है और उस पर्टिकुलर पार्ट का नाम होता है बोनी लैब्रिंथ। ठीक है, और बोनी लैब्रिंथ के अंदर एक और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। यानी बोनी लैब्रिंथ के अंदर की तरफ क्या पाया जाता है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ यानी बाहर बोन का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, बोनी लैब्रिंथ। अंदर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। ठीक है, और इन दोनों ही जगह पर एक फ्लूइड पाया जाता है, एक फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, बाहर वाले फ्लूइड को पेरीलिम्फ कहते हैं। बाहर वाले फ्लूइड को क्या कहते हैं बच्चों, पेरीलिम्फ। और अंदर वाले फ्लूइड को क्या बोलेंगे, एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ, एंडो मतलब अंदर, पेरी मतलब चारों तरफ, तो ये चारों तरफ है पेरीलिम्फ, ये अंदर की तरफ है एंडोलिम्फ। ठीक है, तो बताइए बोनी लैब्रिंथ और बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के बीच का फ्लूइड पेरीलिम्फ। बताइए मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर का फ्लूइड तो एंडोलिम्फ। ये बात समझ में आई, क्लियर। अब थोड़ा और एक न्यू फिगर बताते हैं, जिससे आगे का और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़ें। देखते हैं हम लोग। अब देखिए, इसको मैं सरल करने के लिए, इजी करने के लिए एक इमेजिनरी फिगर बता रहा हूँ, वो ज़रा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये एक बड़ा गोला है और एक छोटा गोला है। ठीक है, और ये मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर बंद है। ठीक है, इसको बोलते हैं यूट्रिकल। अभी आपको बताएंगे, इसको बोलते हैं यूट्रिकल। नीचे वाले गोले को बोलते हैं सैक्यूल। अपर वाला यूट्रिकल और लोअर वाला सैक्यूल। अपर वाला यूट्रिकल, लोअर वाला सैक्यूल। और यूट्रिकल बड़ा होता है, सैक्यूल छोटा होता है, और दोनों को एक डक्ट जोड़े रखती है, दोनों को एक डक्ट जोड़े रखती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यूट्रिकल से 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल का मतलब हाफ हाफ सर्कल में, तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल निकलती है। यानी सेमी सर्कुलर कैनाल कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। चूँकि मैंने आपको कई बार बताया हम लोग सीधे खड़े रहते हैं, तो हम लोग में इसको ऐसे भी बोल सकते थे, सुपीरियर, लैटरल और इन्फीरियर। सुपीरियर, लैटरल और इन्फीरियर, तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है। अच्छा, इन दोनों को मिला दिया जाए, देखिए इन दोनों को मिला दिया जाए तो बोलते हैं ऑटोलिथिक एपरेटस। ऑटोलिथ या ऑटोलिथिक एपरेटस, इसको मिला के बोलेंगे ऑटोलिथ। और ये रही सेमी सर्कुलर कैनाल। अब अगर इन पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ बुलाना चाहें तो क्या बोलेंगे, तो बोलते हैं वेस्टिब्युलर एपरेटस। वेस्टिब्युलर एपरेटस। तो एक बात देखिए, ध्यान दीजिए, इनर ईयर में 2 पार्ट बताए थे। पहला पार्ट क्या होता है, वेस्टिबुलर एपरेटस। उसमें कितनी चीज़ें आती थी, 2। पहला क्या आता था, सेमी सर्कुलर कैनाल। दूसरा क्या आता था, ऑटोलिथ। ऑटोलिथ में कितने भाग होते हैं, 2, यूट्रिकल और सैक्यूल। इतनी बातें क्लियर हो गई। जबकि दूसरा भाग एक और होता है, कॉक्लिया। शुरुआत में बताया था कॉक्लिया। कॉक्लिया ये नीचे का ऐसे क्वाइल्ड पोर्शन होता है, ये होता है कॉक्लिया। दिस इज कॉक्लिया। क्वाइल्ड पोर्शन होता है कॉक्लिया और सैक्यूल से अराइज होता है। ठीक है, सैक्यूल से अराइज होता है। और वेस्टिबुलर एपरेटस का काम क्या था, बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। जबकि कॉक्लिया का क्या काम होता है, हियरिंग ऑफ साउंड वेव्स। हियरिंग ऑफ साउंड वेव्स। आई थिंक कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा और डिटेल में अंदर चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ज़रा समझने की बात है। ठीक है,
यहाँ पे एक चीज़ और समझने की बात है, पहले हम लोग पढ़ें फिर क्लियर होगा। इनर ईयर हैज़ टू मेन कंपोनेंट, एक होता है बोनी लेवरिंथ, फर्स्ट वन इज़ बोनी लेवरिंथ, इट इज़ मेड अप ऑफ बोनी चैनल, एंड सेकेंड वन इज़ मेम्ब्रेनस लेवरिंथ। बोनी लेवरिंथ जो होता है वो बोन की कैविटी होती है और वो बहुत सारे सीरीज ऑफ बोन का बना होता है और वो पार्ट होता है टेम्पोरल बोन का। टेम्पोरल बोन मैंने अभी आपको बताया था शुरुआती दौर में। और लिखा है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कॉक्लिया, देखिए इसमें होता है कॉक्लिया, और क्या होता है, और वेस्टिब्यूल एंड 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। एक्चुअली वेस्टिबुलर एपरेटस में सब आ जाता है, वेस्टिबुलर एपरेटस में सेमी सर्कुलर कैनाल भी आ जाएगी और ऑटोलिथ भी आ जाएगा, ऑटोलिथ भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये देखिए ये ऊपर वाला चैम्बर क्या है, यूट्रिकल, ये नीचे छोटा वाला क्या है, सैक्यूल। बताइए सैक्यूल से ही ये क्वाइल्ड पोर्शन निकल रहा है, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉक्लिया। दिस क्वाइल्ड पोर्शन इज नोन एज कॉक्लिया। ठीक है, वो रफ फिगर था और ये रियल फिगर है। फिर आगे देखिए यूट्रिकल से 1, 2 और 3 कैनाल निकल रही है, इनको बोला गया है सेमी सर्कुलर कैनाल। 3 होती है और तीनों एक दूसरे के राइट एंगल पर होती है, तीनों एक दूसरे के राइट एंगल पर होती है, 90 डिग्री पे राइट एंगल पर, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर, या फिर सुपीरियर, लैटरल और इंफीरियर, बताया था ना आपको। अच्छा, आप एक चीज़ और नोटिस कर पा रहे हो कि ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल जहाँ से निकल रही है और जहाँ पे अंदर जा रही है वो हिस्सा फूला हुआ है, और फूले हिस्से को बोलते हैं एम्पुला। फूले हिस्से को क्या बोलते हैं, एम्पुला। एम्पुला, और एम्पुला में कुछ हेयर्स पाए जाते हैं, सेंसरी हेयर। एम्पुला में कुछ सेंसरी हेयर्स पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस। क्रिस्टा एम्पुलरिस, क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिस्टा एम्पुलरिस, ध्यान दीजिएगा। और मैं क्रिस्टा एम्पुलरिस का आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो और क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टा एम्पुलरिस का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं दिखाता हूँ आपको। आप ये देखिए सेमी सर्कुलर कैनाल का ये हिस्सा देखिए जो निकल रहा है और जो अंदर जा रहा है, इसको बोलते हैं एम्पुला क्योंकि वो फूला हुआ है। इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, क्रिस्टा एम्पुलरिस। क्रिस्टा लिखा है बट पूरा नाम होता है क्रिस्टा एम्पुलरिस। ये देखिए ये है क्रिस्टा एम्पुलरिस का स्ट्रक्चर बड़ा किया गया जूम करके, ये देखिए जूम किया गया है इसको और बड़ा करके ये दिखाया गया किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक जिलेटिनस मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं कुपुला। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि क्रिस्टा को अगर हम बड़ा करें तो कैसा दिखाई पड़ेगा, उसमें एक जिलेटिन की मेम्ब्रेन होती है, देखिए ब्लू कलर की, स्काई ब्लू कलर की है और इसको बोलते हैं कुपुला। जिलेटिनस कोट इज नोन एज कुपुला। इनके नीचे सेंसरी सेल पाई जाती हैं, सेंसरी सेल। सेंसरी सेल में सेंसरी हेयर्स पाए जाते हैं, हेयर के बंडल पाए जाते हैं। जैसे ही हम लोग अपनी नेक को हिलाते हैं या हमारी बॉडी डायनामिक स्टेट में होती है तो ये कुपला हेयर एंड देयर ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगता है। जब ये कुपला वाइब्रेट करेगा तो बताइए हेयर क्या होंगे, हेयर भी ऐसे ऐसे हिलने लगेंगे, हेयर भी ऐसे ऐसे हिलेंगे। जब हेयर हिलेंगे तो हेयर सेल्स सेंसिटिव होती हैं, हेयर सेल बहुत सेंसिटिव होती हैं, तुरंत संवेदना निकल कर के कहाँ चली जाएगी, नर्व फाइबर में, और नर्व फाइबर से कहाँ चली जाएगी, सेरिबेलम में। सेरिबेलम क्या करेगा, बॉडी को बैलेंस कर लेगा, सेरिबेलम बॉडी को बैलेंस कर लेगा। याद रखिए, एक बात और बता दें, क्रिस्टा डायनामिक बैलेंस मेंटेन करता है। क्रिस्टा कैसा बैलेंस मेंटेन करता है, डायनामिक बैलेंस। बैलेंस भी 2 तरीके का होता है, डायनामिक बैलेंस एंड स्टैटिक बैलेंस। अभी हम कौन से बैलेंस की बात कर रहे हैं, डायनामिक बैलेंस। डायनामिक बैलेंस इज मेंटेन बाय क्रिस्टा एम्पुलरिस। ठीक है, क्लियर बच्चों। देखिए जिस प्रकार यहाँ हेयर पाया गया, जिस प्रकार हेयर्स यहाँ पाए गए थे एम्पुला में, क्रिस्टा एम्पुलरिस नाम बोलते थे, उसी प्रकार यूट्रिकल और सैक्यूल में भी पाए जाते हैं हेयर, उनको बोलते हैं मैकुला। मैकुला, यहाँ के हेयर को बोलते हैं मैकुला यूट्रिकुली, यहाँ सैक्यूल वाले को बोलते हैं मैकुला सैकुली, मैकुला सैकुली। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका भी स्ट्रक्चर देखते हैं किस प्रकार का होता है। देखिए यूट्रिकल और सैक्यूल के अंदर के हेयर का नाम मैकुला। अगर आपको स्पेसिफाई करके पूछा जाए तो आप बताना मैकुला यूट्रिकुली, जो यूट्रिकल में होगा मैकुला यूट्रिकुली और जो सैक्यूल में होगा मैकुला सैकुली। ठीक है, इसको भी जब हम लोग ने लार्ज किया, देखो इसको भी जब हम लोग ने लार्ज किया तो लगभग थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटी है। वहाँ पर जो जिलेटिनस मेम्ब्रेन थी उसको कुपुला कहते थे, यहाँ पर उस मेम्ब्रेन को बोल रहे हैं ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन, ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन। ठीक है, वहाँ पर सीलिया जो थे छोटे छोटे थे, यहाँ सीलिया थोड़े बड़े होते हैं, उनको स्टीरियोसीलिया कहते हैं, स्टीरियोसीलिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए हेयर सेल्स हैं
यहाँ पर भी हेयर सेल्स थी, सिमिलरिटी है काफ़ी, ठीक है। यहाँ पर भी सपोर्टिंग सेल होती है, दिखाई नहीं गई, यहाँ पर भी सपोर्टिंग सेल है, यहाँ पर भी सपोर्टिंग सेल है, ठीक है। और ये हेयर सेल नर्व फाइबर से जुड़े होते हैं, ये भी देखिए हेयर सेल नर्व फाइबर से जुड़े हैं, ठीक है। और ये भी सेरिबेलम में जाएंगे, सेरिबेलम में जाएंगे तो ये भी बैलेंस करेंगे, बट ये किस तरीके का बैलेंस करेंगे, ये बैलेंस करते हैं स्टैटिक बैलेंस। कुछ देर पहले बताया था बॉडी में दो तरह का बैलेंस होता है, एक होता है डायनेमिक बैलेंस और एक होता है स्टैटिक बैलेंस। तो बताइए स्टैटिक बैलेंस इज मेंटेन बाई, तो क्या बताओगे, मैकुला, जबकि डायनेमिक बैलेंस मेंटेन बाई क्रिस्टा। क्रिस्टा, मेरे पास एक फार्मूला है, हिंट DCMS, डायनेमिक बैलेंस बाय क्रिस्टा, मैकुला बैलेंस कैसा करता है, स्टैटिक। डायनेमिक बैलेंस बाय क्रिस्टा एंड मैकुला कंट्रोल्स द स्टैटिक बैलेंस। अच्छा, एक चीज़ यहाँ एक्स्ट्रा होती है, ये ऑटोकोनिया। ऑटोकोनिया क्या है, ये छोटे छोटे कण होते हैं, प्रोटीन और कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए कण हैं। दिस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, इन्हीं को बोलते हैं ऑटोकोनिया या ईयर डस्ट। ईयर डस्ट क्या बोलते हैं, ईयर डस्ट या ऑटोकोनिया। जब बॉडी स्टैटिक अवस्था में होती है तो ये धीरे धीरे इसके ऊपर फिसलते रहते हैं। किसके ऊपर फिसलते हैं, ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन। जब ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन पे स्लाइड करेंगे तो उनके हेयर्स मूव करेंगे। जब हेयर्स मूव करने लगते हैं तो संवेदना हेयर सेल में चली जाती है और हेयर सेल से नर्व फाइबर में संवेदना चली जाएगी और यहाँ से सेरिबेलम में, सेरिबेलम को पता चल जाएगा कि बॉडी को स्टैटिक अवस्था में मेंटेन करना है, बैलेंस करना है, और वो इसे बैलेंस कर लेगा। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर। और बताइए ज़रा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यूट्रिकल प्लस सैक्यूल बराबर क्या, तो ऑटोलिथ, ऑटोलिथ या ऑटोलिथिक एपरेटस, ऑटोलिथिक एपरेटस। अब एक क्वेश्चन और बताइए, ऑटोलिथिक एपरेटस प्लस सेमी सर्कुलर कैनाल बराबर क्या, वेस्टिबुलर एपरेटस, वेस्टिबुलर एपरेटस। ध्यान दीजिएगा, भी एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर। आइए देखते हैं एनसीईआरटी से, इनर ईयर में एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, ये क्या लिखा हुआ, ऑल्सो कंटेन ए कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब अभी एक और बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, कॉक्लिया, यानी कॉक्लिया अभी पढ़ना बाकी है। तो कॉक्लिया तो होता ही होता है, साथ में क्या होता है, वेस्टिबुलर एपरेटस। और वेस्टिबुलर एपरेटस कॉक्लिया के ऊपर की तरफ था, फिगर में बताया था ना, कॉक्लिया कैसा था, नीचे ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर, उसके ऊपर होता है। वेस्टिबुलर एपरेटस ऊपर होता है, कॉक्लिया नीचे होता है। और मैंने याद करने के लिए बताया भी था, ऊपर वाले का प्राइमरी रोल, नीचे वाले का सेकेंडरी रोल। तो बताइए बच्चों, वेस्टिबुलर एपरेटस का प्राइमरी रोल क्या होता है, बताइए। हाँ करेक्ट, इसका काम होता है बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, जबकि कॉक्लिया का काम क्या है, कॉक्लिया का काम है हीरिंग ऑफ साउंड वेव्स। वेस्टिबुलर एपरेटस बताया था दो चीज़ों का बना होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल और ऑटोलिथ ऑर्गन या एपरेटस, ऑटोलिथ ऑर्गन या एपरेटस। बताइए सेमी सर्कुलर कैनाल कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर, या फिर सुपीरियर, लैटरल और इन्फीरियर। जबकि ऑटोलिथिक ऑर्गन में कितने भाग होते हैं बच्चों, 2, सैक्यूल नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ यूट्रिकल, यूट्रिकल बड़ा था और सैक्यूल छोटा था, ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल एक दूसरे के राइट प्लेन से निकलती है, राइट एंगल से निकलती है। द मेम्ब्रेनस कैनाल आर सस्पेंडेड इन पेरीलिम्फ। मेम्ब्रेनस कैनाल कहाँ प्रेजेंट होती है, पेरीलिम्फ ऑफ द बोनी कैनाल, बोनी कैनाल में, ये तो पहले ही क्लियर हो चुका है। फिर लिखा हुआ है जो इनका वो होता है बेस, यानी जो कैनाल्स होती है उनका बेस, द बेस ऑफ द कैनाल, कौन सी कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल, कैसा होता है, सोलेन। व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज एम्पुला, एम्पुला। और एम्पुला के अंदर के सेंसरी हेयर्स को क्या बोलते हैं, एम्पुला के अंदर जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बोलते हैं क्रिस्टा एम्पुलैरिस। फिगर बताया था ना अभी, उनके अंदर हेयर सेल थी कि नहीं थी, थी। सैक्यूल और यूट्रिकल जो होता है उसके अंदर भी इसी तरीके के कुछ प्रोजेक्शंस थे, इनको क्या बोला था बच्चों, मैकुला, मैकुला। क्रिस्टा और मैकुला दोनों क्या करते हैं, ये रिसेप्टर होते हैं, वेस्टिबुलर एपरेटस के रिसेप्टर होते हैं, और क्या मेंटेन करते हैं, बैलेंस। लेकिन मैंने अलग अलग मेंटेन बता दिया, बैलेंस मेंटेन करते हैं और पॉस्चर, बॉडी पॉस्चर को मेंटेन करते हैं। क्रिस्टा कैसा बैलेंस मेंटेन करता है, डायनामिक, जबकि मैकुला कैसा मेंटेन करता है, स्टैटिक बैलेंस मेंटेन करता है, स्टैटिक बैलेंस, ठीक है। तो प्राइमरी रोल नाउ हैज़ बीन क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब चलिए हम लोग देखते हैं कॉक्लिया के स्ट्रक्चर के बारे में और पढ़ेंगे सेकेंडरी रोल के बारे में डिटेल, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे कॉक्लिया के बारे में। तो ये देखिए, ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, व्हाट इज़ दिस, ये होता है कॉक्लिया। कॉक्लिया, तो कॉक्लिया कैसा होता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर, काफ़ी बार पूछा गया है कॉइल्ड स्ट्रक्चर। अच्छा, करता क्या है, करता है हेल्प्स इन हियरिंग। प्राइमरी फंक्शन था कि सेकेंडरी, सेकेंडरी रोल होता है, सेकेंडरी रोल, ठीक है। अच्छा, कॉक्लिया के अगर हम लोग टीएस कट कर दें, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट कर दें, तो कैसा दिखाई देगा, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा रफली। देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके का दिखाई देगा। इस चीज़ को थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो क्लैरिफाई हो जाएगा। देखिए एनसीईआरटी का एक फिगर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। देखिए ये है सेक्शनल व्यू ऑफ कॉक्लिया। अब देखिए ये यहाँ पर होता है, इस तरफ क्या होगा, मिडिल ईयर। अच्छा, मिडिल ईयर में कितने विंडो बताए थे, 2। ये जो है ना, ये ओवल विंडो होता है। देखिए ये ओवल विंडो इस तरफ रहता है, इस तरफ टिका होता है, दिस इज ओवल विंडो। और इस तरफ होता है राउंड विंडो, राउंड विंडो, ध्यान दीजिएगा। इसको आप बोल सकते हैं फेनेस्ट्रा ओवेलिस। इसको बोल सकते थे फेनेस्ट्रा रोटेंडस, फेनेस्ट्रा ओवेलिस, फेनेस्ट्रा रोटेंडस, ठीक है। ये ओवल विंडो होता है और इधर होता है राउंड विंडो। एक क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए ऊपर वाले चैम्बर का नाम क्या है, स्कैला वेस्टिबुली। तो इसके बेस पर क्या पाया जाता है, तो आप बताओगे ओवल विंडो। इसके बेस पर क्या पाया जाता है, ओवल विंडो। जबकि आप ये देखो, स्कैला टिम्पैनी के बेस पे क्या पाया जाता है, ये होता है राउंड विंडो, राउंड विंडो। पहले 2 क्वेश्चन बता दिए। स्कैला वेस्टिबुली के बेस पर क्या पाया जाएगा, ओवल विंडो, जबकि स्कैला टिम्पैनी के बेस पे क्या पाया जाएगा, राउंड विंडो, ठीक है। अब ये ओवल विंडो, राउंड, ये तो हमें क्लियर हो गया। स्कैला वेस्टिबुली क्या है, स्कैला टिम्पैनी क्या है, ये देखते हैं हम लोग ध्यान से। देखिए जब कॉक्लिया का टीएस काटते हैं तो उसमें 3 कंपार्टमेंट दिखाई पड़ते हैं। सबसे ऊपर का कंपार्टमेंट कहलाता है स्कैला वेस्टिबुली, स्कैला वेस्टिबुली। इसके बेस पे कौन सा विंडो पाया गया था, ओवल विंडो या फेनेस्ट्रा ओवेलिस, याद रखिए। और इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है पेरीलिम्फ। कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है, पेरीलिम्फ। सबसे नीचे वाला जो चैम्बर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्कैला टिम्पैनी, स्कैला टिम्पैनी। और इसमें भी कौन सा फ्लूइड भरा होगा, पेरीलिम्फ, क्योंकि ये बोनी लैब्रिंथ है ना, इसलिए पेरीलिम्फ। और यहाँ पर देखिए ये जो बीच वाला चैम्बर है, इसको 2 नंबर दे देते हैं। तो स्कैला मीडिया, यहाँ कौन सा फ्लूइड भरा होगा, एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ, क्योंकि ये मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ का पार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि कोई भी ट्यूब होगी ऐसे, ये मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है, ये पेरी लैब्रिंथ, तो ऊपर और नीचे क्या होगा, पेरीलिम्फ, और बीच में क्या भरा होगा, एंडोलिम्फ, ठीक है। तो कॉक्लिया में मैंने आपको बताया 3 कंपार्टमेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज स्कैला वेस्टिबुली। इसके बेस पर क्या पाया जाता है, फेनेस्ट्रा ओवेलिस या राउंड विंडो। बीच वाला क्या होता है, बीच वाला स्कैला मीडिया होता है, उसमें क्या भरा होता है, एंडोलिम्फ। क्या कोई विंडो पाई जाती है वहाँ, नहीं पाई जाती, ठीक है। फिर आगे देखिए, थर्ड वाला जो नीचे वाला कंपार्टमेंट है उससे क्या बोलते हैं, स्कैला टिम्पैनी। यहाँ कौन सा विंडो होता है, ओवल विंडो, सॉरी राउंड विंडो। ये ओवल विंडो, ये राउंड विंडो। अच्छा एक क्वेश्चन और याद करिए, स्टेपीज किससे जुड़ी थी, स्टेपीज जुड़ी होती है ओवल विंडो से। शुरुआत में बताया था, वीडियो आप बैक जाके देख लीजिएगा। ये किसी से नहीं जुड़ी होती, ठीक है, ये किसी हड्डी से नहीं जुड़ी होती है। यहाँ पेरीलिम्फ, बीच में एंडोलिम्फ, बीच में एंडोलिम्फ, ठीक है। अच्छा, तीनों चैम्बर को अलग किसने किया, 2 मेम्ब्रेन ने अलग किया। जैसे सोचो ये एक बॉक्स है, मैंने कहा इसको 3 भागों में बांटो, तो कितने इसमें पार्टीशन कर देंगे, 2 पार्टीशन कर देंगे। तो देखिए इसको 1 नंबर नाम दे देते हैं, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर। यानी ये स्कैला वेस्टिबुली, स्कैला मीडिया, स्कैला टिम्पैनी। तो यहाँ पे भी कोई मेम्ब्रेन होगी, यहाँ पर भी कोई मेम्ब्रेन होगी। तो देखिए इनके और इनके बीच में जो मेम्ब्रेन होती है उसका नाम होता है रेजनर मेम्ब्रेन। बताइए 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में कौन सी मेम्ब्रेन होती है, रेजनर मेम्ब्रेन। तो बताओ स्कैला वेस्टिबुली और स्कैला मीडिया के बीच में कौन सी मेम्ब्रेन पाई जाती है, रेजनर मेम्ब्रेन पाई जाती है, रेजनर मेम्ब्रेन पाई जाती है। जबकि आप बताओ 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में कौन सी मेम्ब्रेन पाई जा रही है, तो आप बताओगे बेसिलर मेम्ब्रेन पाई जाती है। देखिए बेसिलर मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। यानी कि स्कैला मीडिया और स्कैला वेस्टिबुली के, स्कैला टिम्पैनी के बीच में कौन सी पाई जाती है, बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन। बताइए ये मेम्ब्रेन किससे किसको अलग कर रही है, एक बार और बता दीजिए।
स्केला वेस्टिबुली से स्केला मीडिया को। बताइए बेसलर मेम्ब्रेन किससे किसको अलग कर रही है? तो स्केला मीडिया से स्केला टिम्पैनी को अलग कर रही है। ठीक है, यहाँ क्या भरा था? पेरीलिम्फ। यहाँ क्या भरा था? एंडोलिम्फ। यहाँ क्या भरा था? पेरीलिम्फ। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के बारे में देखते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी क्या होता है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टी ही मेन पार्ट है जो सेंसरी होता है, यानी कि साउंड वेव्स को रिसीव करके लाएगा। और इसमें भी उसी तरीके से सेंसरी सेल्स पाई जाती हैं। सब देखिए, ये सब सेंसरी सेल्स हैं जिनमें सेंसरी हेयर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सेंसरी हेयर। जस्ट लाइक क्रिस्टा एंड मैकुला, जस्ट लाइक क्रिस्टा एंड मैकुला। ठीक है, तो इसमें भी सेंसरी हेयर होती हैं, सपोर्टिंग सेल होती हैं, ये सारी। लेकिन यहाँ पर एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन द्वारा ये ढका होता है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो होता है एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है, जिसका नाम क्या होता है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है। कैसी है? थिन है कि थिक? थिन। इलास्टिक की नॉन इलास्टिक? इलास्टिक। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से सारी नर्व जो निकलती हैं, यहाँ से जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी की जो सेल थी, हेयर सेल, उससे नर्व निकलते हैं। और ये नर्व निकल करके क्या बना देते हैं? ऑडिटरी नर्व। और ये ऑडिटरी नर्व कहाँ चली जाती है? ऑडिटरी नर्व चली जाती है ऑडिटरी एरिया, ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, ऑफ ब्रेन में चली जाती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो आइए अब हम देखते हैं इसको पहले एनसीईआरटी से, फिर मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ बैलेंसिंग तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इस फिगर को और देख लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। ये था ईयर ड्रम। ईयर ड्रम से एयर आती है। ठीक है, और कहाँ से होते हुए आती है? ईयर कैनाल। ये रहा यूस्टेकियन ट्यूब, आपको पता है क्या होता है। फिर आप देखो, ये मैलियस है, कैसी होती है? हैमर शेप। ये इनकस है, कैसी होती है? एनविल शेप। ये होती है स्टेपीज, कैसी होती है? स्ट्रिप शेप, स्ट्रिप शेप। ठीक है, और स्टेपीज किससे जुड़ी है? ओवल विंडो यानी फेनेस्ट्रा ओवेलिस। और ये कहीं से नहीं जुड़ी होती, इसको बोलते हैं राउंडेड विंडो। इस चैम्बर का क्या नाम होगा? ऊपर वाला चैम्बर याद करिए, स्केला वेस्टिबुली, सॉरी, तो ये है स्केला वेस्टिबुली। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, ये बीच वाला क्या था? स्केला मीडिया। और ये नीचे वाला क्या होता है? स्केला टिम्पैनी। यहाँ देखिए क्या भरा हुआ है? पेरीलिम्फ। यहाँ बीच में क्या भरा है? एंडोलिम्फ। यहाँ क्या भरा हुआ है? फिर से पेरीलिम्फ। ठीक है, पेरीलिम्फ। और ये देखिए, ये क्या है? ये बोनी लेब्रिंथ है, ऐसे देखिए पूरी घेरी हुई है इसको। ये क्या है? मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ये पार्ट क्या है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन इज नोन एज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहीं पे पाया जाता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। और ये देखिए सीलिया पाए जा रहे हैं, हेयर सेल होती है ना सीलिया। ये ऑडिटरी नर्व निकल रही है, कहाँ जाएगी? ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन। क्लियर? आइए कॉक्लिया को एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। क्या लिखा है? द क्वाइल्ड पोर्सन ऑफ लैब्रिंथ इज कॉल्ड एज कॉक्लिया। देखिए कॉक्लिया का जो क्वाइल्ड पोर्सन था, लैब्रिंथ का क्वाइल्ड पोर्सन था, वो कॉक्लिया कहलाता है। दो मेम्ब्रेन यहाँ पर पाई जाती है कॉक्लिया में, एक थी रेजनर मेम्ब्रेन और एक थी बेसलर मेम्ब्रेन। और इन्होंने ये दोनों ही पेरीलिम्फ द्वारा घिरी रहती हैं। ठीक है, बोनी लेब्रिंथ के अंदर पाई जाती हैं। ऊपर वाला कंपार्टमेंट होता है स्केला वेस्टिबुली, नीचे वाला कंपार्टमेंट था स्केला टिम्पैनी। जबकि दोनों कंपार्टमेंट के बीच में जो कंपार्टमेंट था वो क्या था? स्केला मीडिया। इसके अंदर क्या भरा था? एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ भरा होता है ना, याद करिए। एट द बेस ऑफ द कॉक्लिया, कॉक्लिया के बेस पर स्केला टिम्पैनी। ठीक है, स्केला टिम्पैनी जहाँ पर एंड होता है वहाँ ओवल विंडो पाई गई थी। जबकि स्केला टिम्पैनी के बेस पर क्या पाया गया था? राउंडेड विंडो। अभी जस्ट पहले फिगर बताया था। ठीक है, विच ओपन इनटू मिडिल ईयर। दोनों कहाँ पे ओपन हो रहे थे? दोनों विंडोज़ कहाँ ओपन हो रहे थे? मिडिल ईयर में, मिडिल ईयर में ओपन हो रहे थे, याद रखिएगा। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के बारे में हम पढ़ते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहाँ प्रेजेंट था? बेसलर मेम्ब्रेन पर टिका हुआ था। कैसी सेल पाई गई थी? हेयर सेल। और वहाँ से ऑडिटरी रिसेप्टर पाए जाते हैं, जो वहाँ की सेल होती है उनको ऑडिटरी रिसेप्टर बोलते हैं। और हेयर सेल्स जो होते हैं वो रो में प्रेजेंट होते हैं इनर साइड ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई की इनर साइड पर कि आउटर साइड पे? इनर साइड पर। द बेसल एंड ऑफ हेयर सेल, हेयर सेल जो था वो एक नर्व फाइबर के संपर्क में था। याद करिए, नर्व फाइबर के संपर्क में था। बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोसेस पाए गए थे जिनको स्टीरियोसीलिया कहते थे, यानी बहुत सारे बड़े बड़े सीलिया पाए जाते हैं जो उभरे हुए होते हैं।
किसके टिप से उभरे होते हैं? हेयर सेल। जैसे ये हेयर सेल है तो इसके टिप से बहुत सारे सीलिया ऐसे उभरे हुए थे, इन्हीं को स्टीरियोसीलिया कहते हैं। और अंदर थिन और इलास्टिक मेम्ब्रेन पाई गई थी, उसको क्या बोला था हम लोगों ने? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, आइए मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग को देखते हैं। साउंड वेव यहाँ से रिसीव हुई, ईयर पिन्ना ने रिसीव किया, फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस से होते हुए ये कान के पर्दे पर टकराया। कान का पर्दा वाइब्रेट होने लगा क्योंकि ये इलास्टिक होता है। यहाँ से संवेदना मैलियस में पहुँच गई, मैलियस से इनकस में पहुँच गई और इनकस से स्टेपीज़ में पहुँच गई और एम्पलीफाई भी हो गई। स्टेपीज़ किससे जुड़ा हुआ था? कॉकलिया के ओवल विंडो से या राउंड विंडो से? बच्चों बताओ। हाँ करेक्ट, राउंड ओवल विंडो से। ओवल विंडो को क्या कहते थे? फेनेस्ट्रा ओवेलिस, फेनेस्ट्रा ओवेलिस। और ये देखिए अब कॉकलिया तक ये पहुँच गया, कॉकलिया तक पहुँच गया। कहाँ पहुँचा ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये ओवल विंडो ये था और ये राउंड विंडो था। अब यहाँ तक संवेदना आ गई, यानी पहुँच गई अब ये पेरीलिम्फ में, पेरीलिम्फ में ये पहुँच गई। पेरीलिम्फ यहाँ पर और यहाँ पर पाया जाता था, तो दोनों जगह पर वाइब्रेशन होने लगे, ऐसे साउंड वेव्स पैदा, साउंड वेव की वजह से वेव्स पैदा हो गई। यहाँ पे रिपल्स प्रोड्यूस होने लगे। रिपल मतलब क्या होता है? रिपल मतलब होता है, एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया, रिपल मतलब होता है हिलोरे मारना, यानी यहाँ पर हिलोरे मारने लगा ये। इसकी वजह से क्या होगा? ये बेसलर मेम्ब्रेन जो है ये भी अप एंड डाउन होने लगती है, बेसलर मेम्ब्रेन भी ऐसे ऊपर नीचे होने लगी। जब बेसलर मेम्ब्रेन ऊपर नीचे होने लगती है तो इनके जो हेयर सेल्स हैं, हेयर सेल्स, उनके जो स्टीरियोसीलिया थे, स्टीरियोसीलिया नहीं बड़े बड़े सीलिया थे, वो क्या होते हैं? वो बेंट हो जाते हैं, वो बेंट होने लगते हैं। अगर वो बेंट होने लगते हैं तो फिर इनकी वजह से जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है वो भी क्या होने लगती है? वो भी वाइब्रेट होने लगती है, उसमें भी वेव पैदा हो जाती हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है? इससे हेयर के अंदर स्टिमुलस डेवलप हो जाता है, यानी सेंसरी हेयर स्टिमुलेट हो जाते हैं। सेंसरी हेयर जैसे स्टिमुलेट हुए तो बताइए उनसे कौन सी नर्व निकलती है? उनसे निकलती है ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व कहाँ जाती है? ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। वहाँ पर क्या होगा? हमें ये पता चल जाएगा हमने किसकी आवाज़ सुनी, मेल की फीमेल की, और वहाँ पर उसको डिकोड कर लिया जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कितने पिच की सुनी, किसकी आवाज़ थी। ठीक है, हमने पहले कभी सुन रखी कि नहीं, यानी प्रीवियस मेमोरी के आधार पे हम उसको एनालाइज कर लेंगे या हमारा ब्रेन उसको एनालाइज कर लेगा। आइए एनसीईआरटी की थ्योरी में देखिए तो और क्लैरिफाई हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? एक्सटर्नल ईयर ने रिसीव किया साउंड वेव्स को और उसके बाद उसने ईयर ड्रम की तरफ भेज दिया। ईयर ड्रम वाइब्रेट होने लगा इस रिस्पॉन्स से। अब क्या होगा? अब ये जितने भी वाइब्रेशन थे ये ईयर ऑसिकल में चले गए। बताइए ईयर ऑसिकल का ऑर्डर? मैलियस, इनकस, स्टेपीज। बताइए स्टेपीज किससे जुड़ा हुआ था? फेनेस्ट्रा ओवेलिस यानी ओवल विंडो। द वाइब्रेशंस आर देन पास थ्रू द ओवल विंडो ऑन टू द फ्लूइड ऑफ कॉकलिया। कॉकलिया के फ्लूइड में आ गया, यानी पेरीलिम्फ और एंडोलिम्फ में आ गया। यानी जितने भी लिम्फ थे पेरीलिम्फ हो या एंडोलिम्फ, सब में रिपल पैदा होने लगी, यानी तरंगे पैदा होने लगी। द वेव्स इन लिम्फ प्रोड्यूस रिपल इन द बेसलर मेम्ब्रेन, यानी बेसलर मेम्ब्रेन झंझनाने लगी, झंझनाहट सी होने लगी। ठीक है, ऊपर नीचे होने लगी, ऐसे वाइब्रेट होने लगी, ऐसे झंझनाने लगी। ठीक है, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है ना, वैसे होने लगा। दीज मूवमेंट ऑफ द बेसलर मेम्ब्रेन की वजह से जो हेयर सेल थी वो बेंट हो गई और उसके हेयर जो थे वो टकरा गए किससे? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को उसने प्रेस कर दिया जिससे तरंगे और ज़्यादा पैदा हो गई। इसका परिणाम क्या था कि नर्व इम्पल्स पैदा हो गया। कहाँ पर पैदा हो गया? एफरेंट न्यूरॉन। एफरेंट न्यूरॉन को ही आगे चल के क्या बोलेंगे? ऑडिटरी नर्व। देखो लिखा है ना, फाइनली एफरेंट न्यूरॉन जो होती है वहाँ से आ गई क्या? ऑडिटरी नर्व में। ऑडिटरी नर्व से ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन में, वेयर द इम्पल्स आर एनालाइज्ड एंड साउंड इज रिकॉग्नाइज्ड। साउंड को पहचान लिया गया। क्लियर हो गई बात? तो ध्यान दीजिएगा। तो आज हमारा ये क्लियर हो गया। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो बार बार देखने से वो दूर हो जाएगा। फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, और ये हमारे लिए एनर्जी की तरह काम करता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, और आई होप सो कि आपको इससे फ़ायदा मिल रहा होगा और मैं फ्यूचर में आपको इससे भी अच्छी वीडियोस बना के दूंगा। टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर।